सियासत और संघर्ष के बीच शायद बिहार की राजनीति को लेकर ही कभी राहत इंदौरी ने लिखा था। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और लाइव सिटीज की सुबह के बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर आप। बिहार और सियासत कहीं ना कहीं इसके पूरक हैं और आज हम लोग इस खास प्रोग्राम में कल बीते दिनों जिस तरीके से चीजें घटी हैं और आज सुबह किस तरीके से बिहार का पारा चढ़ेगा, उस राजनीति के नर्म को भी समझेंगे और उस तासीर को भी समझेंगे। फिलहाल आज जिस तरीके से हम बिहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में नया इसलिए भी होगा क्योंकि बीते दिनों शाम में जिस तरीके से नीतीश कुमार के पुत्र कैमरे पर सामने आकर बहुत कुछ बोल गए और उन्होंने बताया कि भाई देखिए आप लोग नीतीश कुमार को ही जिताइए 2025 में, क्योंकि उतने लंबे साल तक उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बिहार को विकसित यात्रा पर लेके गए हैं और विकास किया है। रवि सर, निशांत कैमरे पर अब आने लगे हैं और ये एक अलग दौर हम देख रहे हैं जब नीतीश कुमार के सुपुत्र इस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रमों में भी दिख रहे हैं और कैमरे पर भी आकर बोल रहे हैं कि पिताजी को लेकर आप लोग वोट करिए। नहीं, देखिए, निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र हैं, मुख्यमंत्री बिहार। जी। और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। और इसी तरह से बीते दिन देखा आपने कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर वो संभवतः दिल्ली से फ्लाइट से आए। उसके बाद जब पत्रकारों ने उनके बारे में पूछा जी। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह फिट हैं, स्वस्थ हैं। और नीतीश कुमार बिहार का विकास लगातार करते आ रहे हैं। फिर से आप उनको वोट करवाइए और वोट दीजिए और हम्म। बेहतर बिहार बन सके उसके निर्माण के लिए आपको वोट करना है एनडीए को। तो यह निश्चित रूप से निशांत कुमार, यह हमको जहाँ तक याद पड़ता है, ये एक से पहले बख्तियारपुर में जी। इसी तरीके की बात वह कहते हुए आए थे और इसी तरीके का आग्रह करते हुए आए थे। और फिर वह बीते दिन पटना में जिस तरीके से उन्होंने कहा, तो यह अब दिखाई पड़ रहा है, जो बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है कि निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है पॉलिटिक्स में। जी। तो निश्चित रूप से यह सब कुछ न कुछ है। हालांकि देखिए, निशांत कुमार की एंट्री होगी नहीं होगी यह तो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनको तय करना है। या हम्म। नीतीश या फिर निशांत कुमार की अपनी इच्छा होगी तभी, क्योंकि पढ़े लिखे युवा हैं। जी। और युवाओं की आजकल निश्चित रूप से राजनीति में एंट्री होनी वो बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम्म। युवा जब आ रहे हैं तो निश्चित रूप से युवाओं की बात करेंगे। और देश के नवनिर्माण में युवाओं की कितनी अहम भूमिका है इसको समझा जा सकता है। तो निश्चित रूप से यह चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि निशांत कुमार होली के बाद संभवतः जी। वो आ सकते हैं। तो यह इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि थोड़ा नयापन है, निशांत अक्सर कैमरे पर नहीं आते या बीते दिन वो दिल्ली नीतीश कुमार जी के साथ वो शादी समारोह में भी गए थे। तो हम लोग बदलता हुआ थोड़ा सा राजनीति देख रहे हैं क्या? निशांत की तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है या कैमरे पे वो आ रहे हैं? हालांकि चुप थे वो जब पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ, नहीं, देखिए, वो चुनाव लड़ेंगे तो वह उसके बाद से वो चुप हो गया और वहां से निकल गए। जी। लेकिन देखिए, यह अब कोई थोड़े बताएगा नहीं, ये तो निर्णय पार्टी को लेना है, खुद स्वयं निशांत कुमार को लेना है कि हम्म। वह आएंगे कि नहीं। और देखिए, यह कोई नई बात तो है नहीं। कई मुख्यमंत्री के पुत्र लगातार बिहार में ही देख लीजिए वह राजनीति में आए हैं। हम्म। भागवत आजाद को देख लीजिए, केदार पांडे को देख लीजिए, उनके पुत्र भी। उसी तरह से लालू राबड़ी के पुत्र को देख लीजिए, जीतन राम मांझी के पुत्र को देख लीजिए। हम्म। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो जिनके पुत्र आपको कहीं ना कहीं, आपको कर्पूरी ठाकुर के पुत्र को जी। देख लीजिए। अभी के नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वो मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके के कई नाम हैं बिहार में। तो भागवत आजाद भी आप देख लीजिए, भागवत आजाद के दो पुत्र हैं, दोनों पुत्र राजनीति में हैं। तो कई चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसमें अगर यदि निशांत कुमार की एंट्री होती है तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अरे, राजनीति करने वाले का बेटा अगर यदि पुत्र अगर यदि राजनीति करता है तो कौन सी गड़बड़ झाला की बात है। और बिल्कुल। वकील का बेटा इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो फिर जी। कौन खेलेगा, क्या करेगा? तो ये बेहतर रूप से समझा जा सकता है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ झाला की बात नहीं है। बिल्कुल, राजनीतिक घटनाक्रम अक्सर सबको चौंकाती है और कहीं न कहीं इन सब के बीच हम लोग लगातार पिछले दिनों से देख रहे हैं। जेडीयू अपने रास्ते को अलग तरीके से तैयार कर रही है चूँकि बिहार चुनाव है और बीजेपी भी अपने रास्ते को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश में है और लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और इस बीच हर जगह प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में 5वें चरण की घोषणा हो गई है कार्यकर्ता सम्मेलन की और एक नई लिस्ट जारी हो गई। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार चुनाव के इतने दिनों पहले जिस तरीके से बीजेपी
हर जगह पहुंच रही है, हर जिले में पहुंच रही है और 5वें चरण में भी लगातार हम देख रहे थी बहुत सारे जिलों के नाम हैं। क्या लग रहा है किस नहीं तरीके से? देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो जी, 5वें चरण की जो बात हुई है, जी, उसमें कंप्लीट पूरे तौर पर आप पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण देख लीजिए। तमाम एनडीए के, बिहार एनडीए के जो घटक दल हैं, हुँ, अलायंस हैं, तमाम उसके प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में जाके दौरा कर रहे हैं, संयुक्त जी, रूप से रैली कर रहे हैं और वो मैसेज दे रहे हैं कि हुँ, मजबूत एनडीए है। बिहार एनडीए देखिए, हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिहार में, उसकी संख्या बल बिहार विधानसभा में अधिक है विधायकों की। जी, लेकिन आप देखिए कि बड़े भाई की भूमिका में कौन है? जेडीयू है, जेडीयू है। नीतीश कुमार की पार्टी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लेकिन हुँ, वह आपको जो संयुक्त रूप से जो हर जिले में जो रैली हो रही है, उससे एक मैसेज लाउड एंड क्लियर आम आवाम में जा रहा है कि एनडीए मजबूत है और एकजुट है। तो उसी लिहाज से 5वें चरण के भी जो चरणबद्ध माने उसका शेड्यूल जारी कर हाँ, दिया गया है। 27 फरवरी को समस्तीपुर है, जी, 1 मार्च को मधेपुरा है, 9 मार्च को आपको शिव है, शेखपुरा है, जी, शेखपुरा है, उसी तरह से 22 मुंगेर, मार्च को जी, मुंगेर है। जी, इसी तरह से आपको 30 तक आपको जो है जी, सो जी, 30 मार्च तक आपको प्रोग्राम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो यह एक बिल्कुल। निश्चित रूप से बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, इस लिहाज से एनडीए पूरी मजबूती के साथ संयुक्त रूप से रैली करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर एनडीए एकजुट है, ये संदेश लोकसभा चुनाव के बाद से ही मुझे लगता है कि लगातार हर मंच से देने की कोशिश बिल्कुल। है। थोड़ा सा सीट को लेकर जिस तरीके से बीजेपी इस बार बैकफुट पे थी लोकसभा चुनाव में और इस बार हम देख रहे हैं कि बिहार में भी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार ये मैसेज भी दिया जा रहा है और आप भी बता रहे हैं कि चूंकि बड़े भाई के रूप में तो जेडीयू ही आगे सामने खड़ी है, लेकिन एनडीए में भी हल्का सा कहीं इशारा नहीं लगता कि बीजेपी चाहती है कि पकड़ पूरी तरीके से अपने हाथ में आए? छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पे। नहीं, नहीं देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से वह चाह रही है बड़े, अब तो कहे तो संख्या बल अगर आप विधानसभा में देखिएगा तो हुँ, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या अधिक है। हुँ, लेकिन उन्हें ड्राइविंग सीट पर बिठाया नीतीश कुमार को, इस बात को जी, समझना पड़ेगा। हुँ, और जिस तरीके से आप देखिए, हरियाणा जीता, हुँ, आपको महाराष्ट्र महाराष्ट्र जीता, जी था। आपको दिल्ली जीता भारतीय जी, जनता पार्टी, एकमात्र बगल का पड़ोसी राज्य झारखंड उसके झारखंड। हाथ से स्किप कर गया। हुँ, अदरवाइज बहुत बढ़िया, और इसी लिहाज से बिहार में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फोकस्ड है। और अब देख भी रहे हैं कि अब आने वाले समय में 25 तारीख को प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है जी, भागलपुर भागलपुर। आ रहे हैं। हाँ, जी, भागलपुर आ रहे हैं, जी, तो वह एक तरीके से माने वो चुनावी शंखनाद करेंगे 25 तारीख को, उसमें कहीं कोई हुँ। दिक्कत नहीं है। तो यह सब तैयारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बिल्कुल और इन सब के बीच राजनीति से इतर एक बहुत बड़ा जो धड़ा है वो इस बात को लेकर इंतजार में है कि आखिर बीपीएससी का एग्जाम होगा या नहीं होगा। खान सर या रहमान सर लगातार कैमरे पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। आखिर क्या होगा बीपीएससी को लेकर? और हम लोग देख रहे हैं सर सितंबर महीने से ही, पिछले साल 2024 से ही बीपीएससी शब्द जो है वो लोगों के जहन में इस कदर बैठा हुआ है, कुछ चीजें क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। इसी बीच मेंस का डेट आ गया, मेंस एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। आज भी सुनवाई हुई है सर। देखिए, निश्चित रूप से पटना उच्च न्यायालय पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। हुँ, पटना उच्च न्यायालय ने सुना भी है इस जी। मामले को। हम लोगों ने पहले ही कहा था, सुबह की चाय में इसकी हम लोगों ने बीते दिन चर्चा भी की थी हुँ, और डेट भी बताया था कि यह लिस्ट है हाई कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। तो बीते दिन सुनवाई भी कल हुई। बिल्कुल। लेकिन आज जो सुनवाई अब जो है वह जी। 4 मार्च को होने जा रही है, हुँ, एक मामला। जी। अब देखिए 4 मार्च को जो होगी वह जो है सो, और उसके बाद उससे पहले देखिए 28 28 को को। पीआईएल पर जी, सुनवाई होगी, जी। 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को पीआईएल पर क्या सुनवाई होगी, उस पर सबकी निगाह होगी। हुँ, उसके बाद ही जो है सो 4 मार्च को क्या फैसला लबो-लबाब निकल के आता है पटना उच्च न्यायालय का। यह लेकिन इसके बावजूद देखिए खान सर हों, जो हुँ, बड़ा नाम है, जी। वो गुरु रहमान ही, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, री एग्जाम होगी बीपीएससी 70वीं पीटी की जो है सो वह री एग्जाम होगी, जो लंबे समय से डिमांड है, लंबे समय से उसके लिए सत्याग्रह, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब हो रहा है। तो वह अब देखने वाली बात है कि अब 28 को और को क्या निकल करके आता है पटना उच्च न्यायालय से। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग लगातार थोड़ी-सी अगर स्टूडेंट और अभ्यर्थियों की बात करें, उनकी मन को अगर थोड़ी-सी टटोलने की कोशिश करें, तो सितंबर महीने से जिस तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर हुआ, फिर पेपर कैंसल होने की बात उठी और अब मेंस के डेट आ गए। फिर भी मामला तो हाई कोर्ट में है, लेकिन इस तरीके से कैमरे पर आकर जिस तरीके से काफ़ी प्रसिद्ध शिक्षक लोग हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं। अभ्यर्थी के मर्म को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? नहीं, एक नहीं, टिप्पणी। देखिए अभ्यर्थी तो अब बीच में लटके हुए हैं। जी। इधर भी अब क्या करेंगे, ये समझने वाली बात है हुँ, कि इधर मान लीजिए री एग्जाम हो गया,
तो झोल-झाल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये देखने वाली बात है कि क्या फाइंडिंग्स क्या आता है पटना उच्च न्यायालय का, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पटना उच्च न्यायालय देखिए, उच्च न्यायालय से बढ़ के तो कोई नहीं है, वो न्याय का मंदिर है। तो जी। इस लिहाज से वहाँ से जो आपको आएगा, उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, बीपीएससी से इतर अगर हम लोग आगे बढ़े और खबरों की दुनिया में कुछ और चीज़ों को टटोलने की कोशिश करें, तो एक बहुत बड़ा जो समय रहा वो प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार ने अपना दिया है और बीते दिनों प्रगति यात्रा जो थी पटना में थी और वो समापन था, अंतिम दौर था, अंतिम दिन था। नीतीश कुमार लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रगति यात्रा के तहत अलग-अलग जिले में जा रहे थे और करोड़ों की सौगात दे रहे थे। कल पटना में उन्होंने चीज़ों को बाइंड अप किया है और प्रगति यात्रा से एक बहुत बड़ा संदेश मुझे लगता है बिहार में जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जो रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, हुँ, उसकी जो योजनाएँ हैं, हुँ। उससे आम आवाम को क्या फ़ायदा नहीं हुआ, हुआ, तो जी। उसको फिर वो रिव्यू भी कर रहे हैं, उसका समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद में देखिए अलग से फंड भी एलोकेशन हुआ है हुँ, कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर के और आम आवाम को की सहूलियतों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह चुनावी वर्ष में जिस तरीके से नीतीश कुमार घूम रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी का भी काम हो रहा है और आम आवाम का भी काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप देखिए हर जिले में सौगात मिल रहा है नीतीश कुमार बिल्कुल। के मूवमेंट से। तो यह एक बड़ी बड़ी बात है बिहार के एक लिए। बड़ा मैसेज है पूरे बिहार को और मैसेज तो छात्रों को भी देना ज़रूरी है क्योंकि सर मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है और बिल्कुल। अगर आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे बच्चों से भी कुछ संवाद करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। कल आज इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है और बीते दिनों भी हमने देखा कि मैट्रिक परीक्षा को लेकर कोताहल का भी विषय रहा, एग्ज़ाम, चीटिंग और गोलीबारी भी हो गई। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए मैट्रिक की परीक्षा पूरी तरह से हर जिला प्रशासन और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जी। वह पूरी तरह से फोकस्ड है। पूरे हर सेंटर पर जितने भी सेंटर बनाए गए हैं सब पर जो है सो तैनाती की गई है। वीडियो में रिकॉर्डिंग किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट भी लगाए, दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। हुँ, तो देखिए स्वच्छ और माने बेहतर बेहतर माहौल में हम परीक्षा बेहतर हो। माहौल में परीक्षा हो उसके लिए कमिटेड है जिला प्रशासन। बिल्कुल, तो ये तो थी शिक्षकों और बीपीएससी अभ्यर्थी और छात्रों की बात और साथ-साथ हमने प्रगति यात्रा को भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। और फिलहाल 2-3 दिनों से हम लोग एक चर्चा को लेकर लगातार बात भी कर रहे हैं और आपने बीते दिनों एक वीडियो में भी सारी चीज़ों को बताया था। आरके सिंह राजनीति में बड़ा नाम है और लगातार वो टिप्पणी करते नज़र आ रहे हैं। पवन सिंह का भी ज़िक्र हो जाता है। चुनाव को लेकर वो दावा कर देते हैं कि उनकी वजह से हमने अपनी सीट गँवा दी। क्या चल रहा है? देखिए निश्चित रूप से आरके सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए जी। और कड़क अफसर के रूप में जाने जाते थे, ईमानदार छवि के थे हुँ, और वो बिहार से लेकर के केंद्र तक उन्होंने सेवा दी है जी। अपनी। उसके बाद वो राजनीति में और देखिए नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर में हुँ। वो मंत्री रहे केंद्र में मंत्री भी और रहे। वो जिस तरीके से आरा लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई और तो कहीं न कहीं वह ठिकरा वह जो फोड़ रहे हैं, जो हुँ, अब आकर के बोल रहे हैं आम आवाम के बीच में, लोगों के बीच में, जी, तो यह तो पब्लिक डोमेन में यह बात है कि कोई षड्यंत्र करके उनको हरवाया और उसके कारण काराकाट सीट जो उपेंद्र कुशवाहा हारे, जी। बक्सर सीट जो भारतीय जनता पार्टी लूज की, हुँ, औरंगाबाद सीट जो लोग माने भारतीय जनता पार्टी लूज की। तो जी। यह सब सीट जो है सो कहीं न कहीं पवन सिंह को निर्दलीय खड़ा करने के भी पीछे हुँ, किसी अपने ही का हाथ था, भारतीय जनता पार्टी के ही किसी आदमी का हाथ था जी, और वही वह कह रहे हैं कि अगर यदि वैसे षड्यंत्रकारी को टिकट मिलता है तो वह उसके खिलाफ जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हो वह चुनावी मैदान में सामने उतरेंगे। तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप बिल्कुल। से आप देखिए कि इधर भाजपा में ये बड़ा बवाल हो गया है और इधर आप देखिए खगड़िया के सांसद हाँ, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से खगड़िया के सांसद हैं उनके बीच में और जेडीयू के सांसद वही उसी खगड़िया से जो परवत्ता से आते हैं उनके बीच में जो तू तुम मैं में चल रहा है, जी। यह भी कहीं न कहीं एनडीए के बीच में एक बड़ा सवाल, एक क्वेश्चन मार्क बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के इतने दिनों बाद इस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल भी खड़ा करता है और एनडीए बीजेपी में चीज़ें क्या सामान्य हैं, इस पे भी संदेहों के घेरे में चीज़ों को लेके जाता है। और फिलहाल हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, समय की नज़ाकत को देखते हुए एक छोटा-सा हम लोग ज़िक्र भी करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार की धरती पर राष्ट्रपति का आगमन होगा। सर, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और लगातार अपने बड़े सफ़र में पीएमसीएच से रूबरू हुए होंगे, उसके मुद्दों से और पीएमसीएच को लेकर हमेशा से सवाल उठते भी रहे हैं और तारीफ़ के पुल भी बाँधे जाते हैं। और एक लंबा इतिहास पीएमसीएच ने संजोया है, 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है वह प्रतिष्ठित है। हुँ, इसमें भी नहीं और उसका जिस तरीके से एक्सपेंशन किया जा रहा है, नीतीश सरकार ने किया है,
केंद्र के सहयोग से, वह जी। निश्चित रूप से वह काबिल तारीफ है। और जो वहाँ पर निर्माण हुआ है, वह बेहतर माने अप टू द मार्क है, वो जो होना जी। चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज के लिहाज से। और ये हम जो समझते हैं कि यह 100 साल पूरा कर रहा है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसको आएंगे आएँगे, उद्घाटन जी। करने के लिए। तो ये देखिए, पीएमसीएच में जो पहले अजीबोगरीब स्थिति रहा करती हुँ। थी, ओपीडी में जाइए, आउटडोर माने इंडोर में कहीं पर भी जाइए, तो वो आप अब वह पूरी तरह से सिस्टमैटिक सिस्टम में आ जाएगा। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो बिहार के हैं, जी। वह भी धन्यवाद के पात्र हैं कि लग भिड़ करके नीतीश कुमार के साथ मिल करके जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, उसका फायदा आम आवाम को बिहार में मिलता हुआ अब दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, 100 साल का लंबा इतिहास 1925 से लेकर 2025 में एक बहुत बड़ा सफ़र पीएमसीएच ने पूरा किया, और मुझे लगता है कि बिहार का हर एक निवासी, हर एक वासी पीएमसीएच से तो वास्ता रखता ही होगा। फिलहाल समय की नज़ाकत को देखते हुए इस प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुबह की चाय में हम फिर कुछ नए विषयों के साथ फिर से बातचीत करेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया।